वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक न्यू नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं बॉटनी जूलॉजी के। हैंड रिटन नोट्स आपने देख लिए हैं। सो अभी मैं एनसीईआरटी भी आपको करवाना शुरू कर रहा हूँ आज से। तो ये प्रीमियर जो डालता हूँ मैं उसके साथ काइंडली जुड़िए पॉजिटिवली और अपना आर्गूमेंट रखिए। तो एनसीईआरटी के कंसर्न में जो एनसीईआरटी प्लस 2 की बुक है उसमें से मैं आज को आपको चैप्टर नंबर 7 करवाऊंगा, जो कि एवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू से। तो इसमें जो सब टॉपिक हैं वो साथ में देख सकते हो। 7.1 से 7.9 के जो सारे हमने कवर करने हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी पहले कैसे स्टार्ट हुई थी। When we took at the star on the clear night, we are in way looking back in time. Stellar distance are mere in light year. But we see today in object those emitted light started its journey million of years back and from trillion or kilometer away and reaching our eyes now. कहने का मीनिंग ये है कि जब हम रात को देखते हैं, स्टार देखते हैं, उसकी ग्लोइंग देखते हैं, स्टीलर सिस्टम से डिस्टेंस देखी है, लाइट ईयर में ट्रैवल की है, तो ये सभी कैसे पहुँचे हैं, कैसे हमारे पास ये चीज़ें पहुँचती हैं और हम अब किस टाइम में ग्रो कर रहे हैं। हो एवर वेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वी सी देम इंस्टेंटली एंड हैंस इन प्रेजेंट टाइम देयर फॉर वी सी स्टार आर अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू पास्ट। तो अगर हम देखें अपने स्लाइटली विद आवर सराउंडिंग तो हम चीज़ों को थोड़ा क्लोज महसूस करते हैं। अगर हम स्टार को देखें तो हमें अपना इतिहास पता चलता है, अपना रीज़न, यानी अपने अराउंडिंग आपको लिविंग चीज़ें मिलेंगी। स्टार देखेंगे तो नॉन लिविंग वर्ल्ड मिलेगा, यूनिवर्स मिलेगा, एक्सोबायोलॉजी मिलेगी, उसमें हम जाते हैं। तो रीज़न ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर एन यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. The universe advanced, relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. The universe is very old, about 20 billion year old. तो यूनिवर्स हमें बताता है भी अर्थ कैसे बनी है, कितना पुराना हूँ मैं, 20 बिलियन साल पुराना है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज जो हैं कंप्राइज यूनिवर्स गैलेक्सीज बनती हैं, स्टार जो कलेक्टेड होते हैं। जैसे इसको गैस एंड डस्ट के क्लाउड होते हैं गैलेक्सी के, तो इसमें बिग बैंग थ्योरी अटैम्प्ट की थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इट टॉक ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म साइमटिम लेटर, द गैसेज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशंस एंड फॉर्म द गैलेक्सीज। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, जो गैसों के क्लाउड थे वो फटे थे और गैसें कंडेंस हुई थी टेम्परेचर लो होने से। इन द सोलर सिस्टम द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बी फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर द सरफेस। द यूवी रेज from the sun broken water into hydrogen and oxygen and high lighter H2 escaped। तो इससे यूवी रेडिएशन ने वाटर का लाइसिस किया, हाइड्रोजन गैस निकली, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया मीथेन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड अदर प्रोडक्ट बने, ओजोन लेयर फॉर्म हुई, कूल्ड हुई, वाटर वेपर जो है अर्थ में गिरे रेन की फॉर्म में। लाइफ जो है 500 मिलियन ईयर साल पुरानी है अर्थ के ऊपर। डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस। ज़िंदगी क्या बाहर से आई है। सम साइंटिस्ट इससे बिलीव करते हैं। जो ग्रीक के थिंकर हैं वो कहते हैं स्पोर ट्रांसफर हुए थे डिफरेंट प्लैनेट के अर्थ के ऊपर। इसको कहते हैं पेनस्पर्मिया। इट इज़ द फेवरेबल आइडिया बाय एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर इसको फेवर करते हैं बट इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उनका कहना है ज़िंदगी किसी और ग्रह से आई स्पोर की फॉर्म में। फॉर द लॉन्ग टाइम वी बिलीव्ड डेट द लाइफ कम फ्रॉम द डिकेइंग रोटिंग मैटर डेट इज स्ट्रॉ मड। पहले हम मानते थे थ्योरीज रोटन मीट से आई है, मड से हॉर्स बना है, बॉम्ब बना है, हॉर्स की टेल से, मीट से हॉर्स फ्लाइज निकली हैं। वाइल अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटेशंस की, जैसे लुइस पास्चर ने किया था, उसने अपना जो फ्लास्क जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने बताया था जो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है
उसने प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क दी थी। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड जीस्ट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया गया था फॉर ऑल टाइम। स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है अपने आप ज़िंदगी आना, बट एक्सपेरिमेंटली जो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, स्प्लेंजी का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बता दिया था कि लाइफ पिछली लाइफ से ही है। ओपरेन ऑफ रशिया, हेल्डर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने फर्स्ट फॉर्म थ्योरी दी थी। लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से आई थी, उसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नाम दिया। RNA DNA की फॉर्मेशन बताई थी। एंड फॉर्मेशन लाइफ प्रोसीडेड इन केमिकल एवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। द कंडीशन ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमोसफियर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया। तो ये ओपन हेल्डन थ्योरी थी। इसको मिलर ने प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने लैक्टिक डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। उसमें उसने हाई प्रेशर गैस को, जहाँ मिथेन, अमोनिया, वाटर को किया था, लैक्टिक स्पार्क करवाई थी। काफ़ी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया था। अबाउट 800 मिली वोल्ट थी। फिर यहाँ पे जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट देखा तो यहाँ उसको मटेरियल कलेक्ट हुआ था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी मटेरियल कलेक्ट किया था जो DNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड उसमें मिले थे। तो ये थ्योरी ओपन हेल्डन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल बेसिस था, प्रूव किया था। एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म से थ्योरी। सो ज़िंदगी का जो एवोल्यूशन वो थ्योरिकल है। कन्वेंशनल जो रिलीजियस लिटरेचर है वो बताता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लिटरेचर पहले आए थे, रिलीजियस साइंस आए थे। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, डेट सी टुडे क्रिएटेड एज सच that too that diversity was always same since the creation and will same in the future। उन्होंने कहा जब ज़िंदगी बनी तो ऐसे मनुष्य बना, ऐसे जानवर बने। तो 3 that the earth is the 4000 year old, all ideas were strongly challenged during the 19th century, इसको किया गया था। फिर उसके बाद जो HMS बेगल के ऊपर चार्ल्स डार्विन एंड वेलेस का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देखी, बाकी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने डिसअप्रूव किया था। फिर नेचर सेलेक्ट करता है जो उन्होंने आइडिया दिया था। और दोज करैक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम सर्वाइवल बेटर इन द नेचुरल कंडीशन, जो चीज़ें हमें नेचर सर्वाइवल बढ़ाती हैं, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, वुड आउट ब्रीड टुगेदर एंड वर लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव अदर नेचुरल कंडीशन। अनदर वर्ड यहाँ पे था फिटनेस। इंडिविजुअल की है, पॉपुलेशन में जितना फिट होता है वो आगे जाता है। अकॉर्डिंग टू रेफर, डार्विन के अकॉर्डिंग अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी। हैंस दोज हु आर बेटर फॉर फिट इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोगेनी, तो दोज विल सर्वाइव मोर एंड हैंस सेलेक्टेड बाई नेचर। सो नेचुरल सिलेक्शन का आया था। सो अल्फ्रेड वेलेस ने भी साथ में नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने अपना स्टडी किया था। वर्कड इन द मैले आर्कीपेलागो एंड हैड कम टू सिमिलर कंक्लूजन, तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दी थी। सो आइडियाज़ जो हैं जो टाइम के साथ चेंज हुए हैं। उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट भी आपको करवाया, आप वो भी देख सकते हो। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशंस के एविडेंसेस क्या हैं। एविडेंसेस दैट एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म हैज़ इंडेड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ केम फ्रॉम द मैनी क्वार्टर्स। फॉसिल्स रिमेन्स जो है हार्ड पार्ट रह जाते हैं ज़मीन के नीचे, रॉक्स के नीचे। Rocks from sedimentation and cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the long history। Different age rock जो है इनके अलग अलग रॉक है, अलग अलग रॉक्स लाइफ है, अलग अलग फॉर्म मिलती है। Some of them appear similar in model organism। So रॉक से भी हमें एवोल्यूशंस के एविडेंसेस आ जाते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो करती है। अगर हम एनिमल देखें लोअर से, एनालिडा, मलस्का, इनकी एनाटॉमी देखें, हायर से कंपैरेटिव करवाएं तो मिल जाती है। जैसे हम देखें बेल, वैट, चीता एंड ह्यूमन शेयर द सिमिलर पैटर्न ऑफ बोन। इनकी बोन जो है फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब की। दोज द फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इसका डिफरेंट है, बट रीजन बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। दे आर अनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये जो होते हैं इनको होमोलोगस ऑर्गन का नाम देते हैं और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन हो गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो डायनासोर की फैमिलीज़ जो है कैसे, जो उनका ट्रीज़ बना, फाइलेटिक ट्री कैसे सेपरेट हुए हैं। जैसे ब्रैकियोसोरस, स्टीगोसोरस, आर्कियोप्टेरिस, क्रोकोडिला,
प्रीरोडोंट, थायरोसीरस, ट्राइपरीटर्स। तो ऐसे इसका डाइवर्सिफिकेशन हुई है। अदर एग्जांपल जैसे वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन है, प्लांट की देखें थॉर्न एंड टेंड्रिल्स हैं बोगनविलिया के, एंड कुकरबिटा होमोलॉगी शो करते हैं। होमोलॉगी जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करती है, तो सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के विंग्स वे एक जैसे हैं, फंक्शन सेम है, करते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं। एनालोगस ऑर्गन शो करते हैं, वो कन्वर्जेंट है। यानी डाइवर्जन का मीनिंग होता है एक पॉइंट से स्कैटर्ड होना। यानी जो होमोलोगस ऑर्गन की बात करूँ उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, स्टार्टिंग में इनके सेम थे, फिर अलग अलग जगह पे चले गए। तो इसलिए होमोलोगस ऑर्गन है, इनका मतलब यही है भी लिम्स जो हैं मैच करने का मीनिंग है कि स्टार्टिंग में उनका जो एनकेस्टर था सेम उनके लिम्स थे, बट बाद में अलग अलग इन्वायरमेंट में सेट हो गए। जो एनालोगस ऑर्गन है, जो हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ये डिफरेंट शो करता है। इससे हमें ये पता चलता है भी जो अलग अलग एनकेस्टर वाले सेम जगह पे आ गए, सेम फंक्शन के अकॉर्डिंग। अदर एग्जांपल भी हैं, जैसे ऑक्टोपस की आइज़ हैं, एंड द मैमल्स और द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ये भी है, सेम काम है बट ओरिजिन डिफरेंट है। पोटैटो जो देखिए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो सेम है बट अलग अलग है। शुगर कंटेंट है बट एक स्टेम है, एक रूट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बोगनविलिया कुकरबिटा के टेंड्रिल्स हैं, थॉर्न, मैन, चीता, बेल, अलग अलग इसके लिम्स की स्ट्रक्चरेशन हो गई है। तो होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन का मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अनदर एक इंटरेस्टिंग जो स्पोर्टिंग एवोल्यूशन का एविडेंसेस है, नेचुरल सिलेक्शन इंग्लैंड में देखी गई है। मौत की वैरायटी 1850 में स्टडी की गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंग्लैंड, तो इसमें जो मोथ स्टार्टिंग में थे वाइट कलर के, फिर उसके बाद डार्क विंग कलर के हो गए जैसे पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ। तो इसको हम डायरेक्शनल या इंडस्ट्रियल मैनलिज्म भी कहते हैं। और डायरेक्शनल सिलेक्शन ये नेचुरल सिलेक्शन का एक टाइप है, वहाँ इसको आप देख सकते हो। तो प्रीडेटर थे जो मौत के, वो इंक्रीज़ हो गए थे। उसको बचने के लिए जो लाइकन थे, पहले वाइट कलर के थे, फिर लाइकन के ऊपर स्मोक के ब्लैक डस्ट आ गई, तो उन्होंने एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए अपने में चेंजेस कर ली, तो अपनी कर ली। तो ये देख लीजिए, जो एनवायरनमेंट को पूरा मिमिक कर रहे हैं वो प्रेडेटर से बच जाएंगे, जो जल्दी कंट्रास्ट में आ रहे हैं वो उसको ख़त्म कर देगा। सिमिलरली एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का देखें तो वो भी ऐसे, जैसे डीडीटी की एग्जांपल है। डीडीटी मॉस्किटो को मारने के लिए या बीट्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते थे, बट अब वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनमें अपने अंदर रेजिस्टेंस तैयार कर ली है। ये भी एक तरह की डायरेक्शनल सिलेक्शन है। व्हाट इज़ द अडाप्टिव रेडिएशन? ड्यूरिंग द डार्विन एंड जो स्टडी की थी गैलापागोस आइलैंड की, ऑब्जर्व्ड दैट एन अमेजिंग डाइवर्सिटी क्रिएशन, उन्होंने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखे थे। जैसे उसने फिंचेस देखे थे, बर्ड्स देखे थे उस जगह के, जिनकी बीक अलग अलग तरह की थी, बीक फिंच की थी। तो जो दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिक एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अनदर एरिया जियोग्राफी, जैसे अडाप्टिव रेडिएशन। यानी अलग अलग तरह की बीक है, इनका अलग अलग फूड है, अलग अलग हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग इनकी चेंजेस आ गई हैं। तो उनके एस्टर सेम हैं, बर्ड्स हैं, बट अलग अलग तरह से ये खाना खाते हैं, अलग अलग कंडीशंस बन गई हैं। तो ये रेडिएशन का डार्विन फिंचेस जो है जो बेस्ट एग्जांपल देती हैं। अनदर ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल थे। मार्सुपियल जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जिसके पॉस्ट होते हैं। तो इसके बैम्बोट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोयला, टेस्मेनियन बोर्ड पे, ये सारे मार्सुपियल्स हैं। इनकी रेडिएशंस हुई है, अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल की, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो अडाप्टिव रेडिएशन जहाँ भी आती है, तो ये देख लीजिए पिक्चर शोइंग द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन कह सकते हो, ये साथ साथ चला है, जहाँ इसको को एवोल्यूशन का भी नाम दे सकते हैं। जैसे बॉल्फ, टैस्मेनियन बॉल्फ, बोकैट, टैस्मेनियन टाइगर कैट, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, लीमर, स्पॉटेड किस्कस, मॉल, मार्सुपियल मॉल। यानी मार्सुपियल एंड मैमल कैसे इकट्ठे प्लेसेंटल मैमल डेवलप हुए।
उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस है। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, द ट्रू सेंस started when the cellular form of the life with the difference in metabolic capacity originated in earth. A sense of Darwin theory about the evolution in natural selection, the rate of appearance of a new form of the linked of the life cycle of lifespan. Microbe that divide first have the ability to multiply and become millions of individual within hour. According to बैक्टीरिया की कॉलोनी की बात करें तो जल्दी ग्रो कर जाता है। चेंज इन द मीडियम कंपोजिशंस जो है चेंज हो जाती है। सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम द वेरिएंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अदर अपीयर न्यू स्पीसीज। तो दिस वुड हैपन विद इन द डे। तो फॉर द सेम टाइम हैपन फिश आउल वुड हैव टेकन मिलियन ईयर ऑफ लाइफ। हियर बी से डैट फिटनेस बी इज़ बेटर देन फिटनेस ए अंडर न्यू कंडीशन। सो कहने का मीनिंग है माइक्रोब की अगर हम पेट्री डिश में ग्रो करते हैं, न्यू इन्वायरमेंट देते हैं, उसमें चेंजेस आ जाती है। इसको ऑक्सोस्ट्रॉप्स भी कहते हैं। लेजरबर्ग रैप्ली का एक्सपेरिमेंट भी है, टोटम का एक्सपेरिमेंट भी है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को ही एक तरह से दर्शाता है। तो आउल का एवोल्यूशन कैसे हुआ या ह्यूमन का कैसे हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ, बट ये एकदम से जो चेंजेस आती है उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। न्यू एनवायरनमेंट में फिट बैठेंगे, यानी पुराने जो कंडीशंस हैं वो उसके लिए सर्वाइविंग नहीं रहेंगी। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेप्ट इन द डार्विन थ्योरी। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग, जो फाइलेटिक ट्री है उसको हम ब्रांचिंग कहते हैं। इवन बिफोर द डार्विन द लेमार्क सेड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कम फ्रॉम हैड अकर बट ड्रिवन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो डार्विन की थ्योरी भी आपको पता ही है, ये उसके पहले लेमार्क आया था। लेमार्क के बाद आपने थ्योरी पढ़ी है डी वेरिस की। तो जो आपके पास था लेमार्क, उसने किया था एक्वायर्ड करेक्टर, एक्वायर्ड जो है आगे चले जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। जिराफ की एग्जांपल है, उसके जो नेक के वर्टिब्रा काफ़ी बढ़ गए हैं। फिर बाद में इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया था बाय बेसमैन, उसने फिर कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस जर्मिनल सेल की होती हैं वो आगे जाती हैं, सोमैटिक वेरिएशन नहीं जाती हैं। So it is possible that the work of the mythlos on the population influenced the Darwin. So natural selection based on the certain observation. For example, the natural sources are limited, population are stable in size. तो उससे जो उस थ्योरी को उसने मॉडिफाई किया था, मैथलस के जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी थी। फिर डार्विन की थ्योरी में कुछ पॉइंट ऐड हुए थे, जैसे उसने कहा था पहला पॉइंट है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फिर लिमिटेड फूड एंड स्पेस में फिर स्ट्रगल हो जाता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशंस एंड न्यू स्पीसीज। तो ये सारी चीज़ें डार्विन की जो थॉमस मैल्थस के उसके इन्फ्लुएंस में डार्विन थ्योरी इन्फ्लुएंस हुई थी। मैकेनिज्म क्या है एवोल्यूशन का, व्हाट इज़ द रीज़न दिस वेरिएशन, हाउ डज द स्पीसीज अकर, इवन दो द मेंडल हैड टॉक्ड हेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर्ड दोज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। In the first decade of the 20th century, Hugo de Veris based this work. Evening primos brought the forth of idea mutation, large differences. He believed that the mutation which caused the evolution, not the minor variation, and Darwin talked about the mutation had and directionalness, and while the Darwin variation are small and directional. So ये सारी चीज़ का मतलब क्या है, जो मैकेनिज़्म है वो टाइम के साथ चेंज हुए हैं, यानी अकॉर्डिंग जैसे रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं मेंडल की बात करूं, उसने पी प्लांट के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट। उसने फैक्टर कहे थे, फैक्टर जो है फिनोटाइप में अपेयर होते हैं, बाद में जीन आ गए। फिर डी वेरिस ने थ्योरी दी थी म्यूटेशन की, उसने कहा था जो म्यूटेशन है वही एवोल्यूशन कराती है, बट ये कोई डायरेक्शन नहीं होती। डार्विन कहता है म्यूटेशन से नहीं आती, हेरिटेबल चीज़ें होती हैं, उसको उसने कहा था डायरेक्शनल चेंजेस। तो जो यकदम से चेंजेस आती हैं उसको साल्टेशंस कहते हैं, सिंगल स्टेप में जो न्यू स्पीसीज बनना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हार्डी वेनबर लॉ है, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने के लिए मॉडर्न कंसेप्ट को ये समझाता है। हार्डी वेनबर ने मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, उसने समझाया था इसको। तो ये डायरेक्शन टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के फ्लो चार्ट्स हैं, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, पहले देख सकते हो यहाँ से आप कैसे चेंजेस होती हैं। फर्स्ट में आप स्टेबलाइजिंग है, ए डायग्राम स्टेबल हो रहा है, जो मीन पॉइंट है वो स्टेबल कंडीशन में आ रहा है।
उसके बाद बी में है आपकी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कंडीशंस फेवर कर रही हैं उस डायरेक्शन में वो चले जाएगा। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, पीक एक हायर नैरो एंड पे है, यहाँ शिफ्ट हो रही है, इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। उसके बाद है डिस्ट्रप्टिव, इसमें जो मीन है, जो एक्सट्रीम है, वो ही हेल्प करेंगी। जैसे बीक है, किसी बर्ड की मैंने एग्जांपल कराई थी डिस्ट्रप्टिव में। डायरेक्शनल में पैपेट मौत की आती है, स्टेबलाइजिंग में बेट का आता है, बच्चे का जो साइज़ होता है, या हाइट की एग्जांपल आती है, ये यहाँ कॉन्साइड करती हैं। सो जो हार्डी वेनबर लॉ था उसने फिर इक्वेशन दी थी, उसने दो टर्म दी थी, पी एंड क्यू। पी को एलीलिक ए की फ्रिक्वेंसी थी, डोमिनेंस की, रिसेसिव की क्यू। फिर उसने कैपिटल ए डोमिनेंट को पी स्केयर के दिया था, स्मॉल ए को दिया था क्यू स्केयर। तो फिर इक्वेशन दी थी पी स्केयर टू पी क्यू, क्यू स्केयर इक्वल टू 1। तो इसको उसने बताया था। तो उसमें कंडीशंस रखी थी, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डेथ नहीं होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए। तो बट ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो ये 5 फैक्टर जो है आफ्टर द हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम, दीज आर द जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। तो ये साथ में मॉडर्न कंसेप्ट की भी बात कर रहे हैं। जो मॉडर्न कंसेप्ट था वो डार्विन की थ्योरी की ही थोड़ी ड्रॉबैक थी, उसको सिंथेटिक थ्योरी भी कहते थे, सारी थ्योरी को मिला के बना था, उनकी कमियां को। जैसे स्टार्टिंग में उसने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर बात की है, फिर उसने जीन फ्रिक्वेंसी की बात की है, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी की बात की है, हार्डी वेनबर लॉ वहाँ आता है, जीन पूल की बात की है, डीम की बात की है। तो कैसे जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, माइग्रेशन से भी होती है, जीन फ्लू, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एकदम से चेंज आ जाना, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर से बनती है, नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रिक्वेंसी चेंजेस in the origin as well as new population. The new gene allele are added to new population and these are lost from old population. So those would have gene flow if this gene migration happen multiple time. If the same changes occur by chance, it is called genetic drift. यानी अगर एक चेंजेस आ जाए यकदम से वो ड्रिफ्ट होती है, अगर चले यकदम से वो म्यूटेशंस भी होती है। सम टाइम दे कम द डिफरेंट स्पीसीज, जैसे फाउंडर इफेक्ट बताया, ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है ओरिजिन चला जाए तो जो न्यू है वो फाउंडेशन कर लेता है। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज ऑफ म्यूटेशन बिन सेलेक्टेड विद ऑब्जर्वेशन, इसमें बेडन एंड टैटम का एक्सपेरिमेंट है, उसको बताता है। तो यानी जो जीन के ऊपर बात करता है, जीन ही ऑटोमेटिकली चेंज करवाते हैं। तो इसमें जो जेनेटिक फिटनेस है जो मॉडर्न कंसेप्ट ने हमें बताई है। ब्रीफ अकाउंट क्या है एवोल्यूशन का, अगर हम उसको देखें तो इसके लिए हम उसका जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, और यहाँ पे पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक एरा है। इसमें सुलेरियन, डिबोनियन, कार्बोनियन, प्रेमियम, टर्शियन, जुरासिक, क्रिटेशियस, इसमें अलग अलग प्लांट्स आए हैं, उनकी उन्होंने बताई है कैसे बने हैं। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ से नोट कर सकते हो। तो इसके मैंने काफ़ी आपको MCQs करवा दिए, जैसे क्रिस्टेशियस में जिंको, जिनिटैलिस, जुरासिक में फर्न, कॉर्निफर आए हैं, शीड फर्न कार्बोनियस में आए हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैं। स्लेरियन में नीचे चले जाए तो वाइल्गी वगैरह ग्रो हुई है। ऐसे ही हम एनिमल्स की बात करें, जो वर्टिब्रेट्स का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, रेप्टाइल्स की बात करें, कार्बोनियस, परमियम, ट्रासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी, क्वेटनरी। तो क्वेटनरी में ऊपर जाके लिजार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल्स बने हैं, डायनासोर जो हैं टर्सरी में एक्सटिंक्ट हुए हैं, जुरासिक में फ्लोरिश हुए हैं, परमियम में इसका रीजन हुआ है। तो ऐसे ही देख सकते हो। तो अलग अलग टाइम्स हैं, अलग अलग टाइम में ये बने हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इसके यूनिट्स हैं, वो आप देख सकते हो। अबाउट 2000 बिलियन ईयर अगो द माया फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद आपका आता है पीरियड, फिर इकोप आता है। ये आपको मैंने एक वीडियो डाला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, वो आप देख सकते हो। सो ऐसे इनका एवोल्यूशंस हुआ है। उसके बाद अगर बात करें मैन के एवोल्यूशन की, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है अबाउट 15 माया प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकल एग्जिस्टेंस। They were hairy and walk like gorilla and chimpanzee. Ramapithecus was one like
मैन लाइक, ड्रायोपथिकस वाज एप लाइक। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन की बोन के हमें रिकवर्ड हुए हैं इथोपिया में, टेंजियाना में। दीज रिवील द होमिनिड फीचर, ह्यूमन से पहले जो है उसे होमिनिड्स कहते हैं। तो इसमें 3 और 4 माया मैन लाइक प्राइमेट जो हैं ईस्टर्न अफ्रीका से चले हैं। दे वर प्रोबेबली नोट टालर, 4 फीट से कम थे, वर्क वाइट अपराइट। 2 माया ऑस्ट्रेलियोपैथिकस बने, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। इसके एविडेंसेस हैं, दे हंटेड, स्टोन वेपन बनाते थे, फ्रूट खाते थे। सम द बोन विद द बोन डिस्कवर्ड डिफरेंट, दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड ह्यूमन लाइक, ह्यूमनॉइड। इसमें होमो ह्यूबिलस भी आ जाता है। ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 थी। दे डिड नॉट ईट मीट, फॉसिल इसके जावा में आए हैं 1891 में। होमो इरेक्टस आ गया 1.5 माया में। होमो इरेक्टस हैड द ब्रेन 90 cc, 900 cc। होमो इरेक्टस मीट खाते थे। नियांडरथल मैन आया, इसकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 मॉडर्न मैन से थोड़ी मिलती है। नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,40,000 ईयर बैक। दे यूज्ड हाइड एंड प्रोटेक्ट बॉडी ब्यूरिड, उनको डेड को दफनाते थे। होमो सेपियन अरोज अफ्रीका एंड मूव क्रॉस कॉन्टिनेंटल एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर। मॉडर्न सेपियंस बने हैं। अरोज प्री हिस्टोरिक केव आर्ट उनमें बना है 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर केम 10,000 साल पहले। ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई। रेस्ट ऑफ हैपेंड इन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डिक्लाइन सिविलाइजेशन। सो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो की, चाइना की, जर्मन पैकिंग वैली, तो सारा जो हिमालय की शिवालापथिकस, रामापथिकस, ये सभी हमें एक तरह की सभ्यता बताते हैं। टाइम के साथ ये दफना दिए गए, कोई कैटाट्रॉफिस हुआ, ख़त्म हो गए, न्यू बनेंगे, तो ऐसे इसका एविडेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ इसकी देख सकते हो आप स्कल वगैरह कैसे बनी है। यहाँ बेबी चिंपैंजीज़ हैं, अडल्ट स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी मोर लाइक अडल्ट एंड देन ऑफ द अडल्ट चिंपैंजी स्कल। बेबीज़ की ज़्यादा हमारे साथ रिमेंजर करती है, अडल्ट की कम। तो ये बेबी चिंपैंजीज़ हैं, इसकी मॉडर्न मैन से स्कल मिलती है, ये अडल्ट्स हैं। सो ये था NCERT से एवोल्यूशन का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। NCERT फ्रेंड्स थोड़ी कंसाइज है, बट इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर बात की है वो ज़्यादा आती हैं पेपर में, तो सारा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। काफ़ी मैंने डिटेल में आपको इसलिए नोट्स पहले प्रोवाइड करवाए थे। NCERT बनाने का यही मीनिंग है कि आपका कुछ स्किप ना हो, आपको यहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आपको इसको भी पढ़ना होगा, बाकी जो मैंने नोट्स दिए हैं वो भी पढ़ने होंगे। सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, इससे पढ़ के बात बन भी जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड प्रीमियर के साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच एंड ऐसे ही चैनल को मोटिवेट करिए।